अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अमीन मीडिया का हमारा नया प्रोग्राम सीधी बात। तो सीधी बात में आज हमारे साथ खुशूसी मेहमान हैं, एक ऐसी शख्सियत जो बहुत ही कम वक्त में अहमदाबाद में पत्रकारिता के शोबे में काफ़ी बुलंदियों पे पहुंच गए हैं और उन्हें यहाँ पर रवीश कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी शख्सियतें हैं जनाब सोहेल कुरैशी। सोहेल भाई, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो आपने तारीफ़ें की मेरी, मैं उसके बिल्कुल इतनी ज़्यादा तारीफ़ें मेरी मैं नहीं चाहता कि हो। रवीश जी की बात ही अलग है बिल्कुल। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा आपने कहा कि बहुत कम वक्त में, तो कम वक्त तो नहीं रहा है क्योंकि मैं 2007 से ही जर्नलिज़म में हूँ मैं। लेकिन हाँ, ये कि अहमदाबाद में मैं अभी अभी आया क्योंकि मैं 2007 से ही दिल्ली में था और दिल्ली में काफ़ी अलग अलग चैनल्स में मैंने काम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 15-16 साल का मेरा तजुर्बा रहा है। अच्छा सोहेल भाई, सबसे पहले तो ये बात कि आप जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे आपके वालिद जो हैं वो हिकमत करते हैं, आपके भाई हैं वो भी हिकमत करते हैं, तो आपकी तालीम व तरबियत किस तरीके से हुई? देखिए, मैं वैसे तो मदरसा अपने वालिद साहब के पास ही पढ़ा हूँ। जो दीनी तरबियत जो मेरी रही अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे वालिद साहब ही मदरसा पढ़ाया करते थे, तो उनके साथ में मैं जाया करता था। और अक्सर असर के बाद से लेके ईशा तक का मदरसा मेरा हुआ करता था, तो वहाँ पर मदरसा में साथ में पढ़ता था। और स्कूलिंग की जो मेरा है वो मैंने 10वीं जो है मैंने भोपाल मदरसा बोर्ड से किया था। मैंने 12th भी मैंने वहीं से किया और ग्रेजुएशन जो है वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया मैंने ग्रेजुएशन। अच्छा, एक बात और ख़ास कर कि आपका जो घराना है वो हिकमत से ताल्लुक़ रखता है। आपको जर्नलिज़म में किस तरीके से शौक़ पैदा हुआ और आप जर्नलिस्ट फील्ड में कैसे आए? जर्नलिज़म का ये है कि जब 2002 के दंगे हुए थे, उस वक्त भाजपा के एक सांसद रहे थे डॉक्टर JK जैन। उनका चैनल था जैन टीवी। तो वो अपनी पूरी टीम को लेकर आए थे और अहमदाबाद में जो टाउन हॉल है वहाँ पर उन्होंने मोदी के खिलाफ धरना दिया था कि ये जो नरसंहार है और ये जो दंगे हैं, कर्फ्यू, सब बंद होने चाहिए। हालांकि वो भाजपा के नेता रहे थे, बीजेपी के सांसद रहे थे वो, लेकिन उन्होंने आकर धरना दिया था क्योंकि वो जैन थे और वो काफ़ी अच्छे, उन्होंने अच्छे उनकी जहनीत थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि दंगे वगैरह बंद होने चाहिए। जब वो अहमदाबाद आए, यहाँ पर रुके वो, और काफ़ी दिन तक उन्होंने अपना फास्ट किया था, उपवास रखा था उन्होंने। तो जो उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखा था उस टाइम पे उनको कुछ पेशाब में खून भी जाने लगा था और कुछ बीमार भी रहे थे। फिर कहीं से मेरे वालिद साहब से उनका रब्ता हुआ, वालिद साहब भी गए वहाँ पर और उस वक्त वो ऐसे कोई लड़के को ढूंढ रहे थे क्योंकि सबको पता है कि वो तो नफसी नफसी का माहौल था 2002 के टाइम में। बाहर निकलना भी कोई बिल्कुल वो नहीं करता था। तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा बंदा हमें मिले जो हमें पूरे गुजरात में घुमाए, हर जगह पर ले जाकर। तो उस वक्त मैं उनको लेकर कई जगहों पर उनकी टीम को लेकर गया था। हालांकि उस टाइम मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त। लेकिन क्योंकि डॉक्टर जैन वो चैनल के मालिक थे, जो उनका खुद का चैनल था जैन टीवी, और चूँकि जैन टीवी के लिए मैं बता दूं कि वैसे लोग कहते हैं जी न्यूज़ सबसे पहला प्राइवेट चैनल था, लेकिन नहीं, दूरदर्शन के बाद सबसे पहला अगर कोई चैनल था, प्राइवेट चैनल था, तो जैन टीवी था। तो वो उसी के ऑनर थे, मालिक थे डॉक्टर JK जैन। तो उनसे मेरी अच्छी ट्यूनिंग हुई उस वक्त और काफ़ी उनके साथ में मैं सुबह उठ के मैं उनके वहाँ चले आता था टाउन हॉल पर, उनके साथ बैठता, सारा उनके सिस्टम को देखता। तो उन्होंने उस वक्त मेरे वालिद साहब से कहा कि हकीम साहब, ये बेटा आप हमें दे दो, हम इसको, पता नहीं उन्होंने कुछ देखा होगा मेरे अंदर, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उस वक्त मैं नहीं जा सका, मुझे मेरे वालिद साहब ने मना किया, बोले नहीं बेटा ये सब अपने नहीं करना है, सब नहीं जाना। तो मैं उस वक्त नहीं गया, 2002 में मैं नहीं गया। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज़ किए। फिर मैं बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस में जाने लगा। बच्चों को उस टाइम पे कंप्यूटर नया नया काफ़ी चल रहा था, तो मैं बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक पढ़ाई पढ़ाया करता था। अम्बावाड़ी में एक साइबर कैफ़े था, वहाँ पे मैं जाता था, वहाँ कंप्यूटर क्लास होते थे स्पेशल। फिर यहाँ पर खानपुर में एक साइबर कैफ़े था, वहाँ पर मैं बाकायदा साइबर कैफ़े में जॉब करता था मैं। तो फिर मैं अपनी उसी लाइन में रहा, लेकिन अचानक फिर 2007 में मुझे ऐसा हुआ कि ये कुछ वो लाइफ नहीं है। मैंने कहा कुछ होना चाहिए, कुछ सीखने का लोगों का वो थोड़ा सा। तो मैंने 2007 में फिर जो डॉक्टर जैन थे, जैन टीवी के जो ऑनर थे, उन्हें मैंने फ़ोन लगाया। मैंने कहा अंकल, अच्छा, ये यू टर्न आने की कुछ खास वजह? ख़ास बात तो बस 2002 के बाद में जो माहौल जो है, आप तो खुद आपने बहुत करीब से देखी है सारी चीज़ों को मज़हर भाई। 2002 के बाद में एक उम्र वाला भी कोई एजेड हो, उसका भी जहनीत कैसी रही है, और एक जो नौजवान होता था उसकी भी जहनीत कैसी थी। क्योंकि 2002 के बाद के जो माहौल था वो इतनी जल्दी इंसान भूल नहीं सकता था। तो मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं साइबर कैफ़े में जॉब करता था
और वहाँ पर उस बाद में उस साइबर कैफ़े को फिर मैंने खुद ने रेंट पर लेके मैं खुद चलाने लग गया था। लेकिन जब मैं, क्योंकि वो पहला मेरा वो कदम था जब मैं इंटरनेशनल दुनिया से जुड़ा था। ज़्यादा इंटरनेट का इतना वो नहीं था उस टाइम पे, 100 रुपये घंटे का हुआ करता था इंटरनेट का सारा। जब मैं इंटरनेट पे जाने लगा, मैं पढ़, और ये शुरू से मुझे था कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का बहुत शौक था, अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग देशों के बारे में, कहाँ क्या होता है। तो उस वक्त मुझे बस ये था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जानना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर कुछ मैं चीज़ों को जब्त कर लूँ। तो बस यही एक वो था कि यार जर्नलिज्म करना है मुझे पत्रकार बनना है। क्योंकि उस समय देखता था मैं, विनोद दुआ थे, राजदीप सरदेसाई थे, और अब जो हैं अब दीपक चौरसिया, अब तो मैं उनको पत्रकार नहीं मानता हूँ, पहले मैं उन्हें पत्रकार मानता था। उनकी रिपोर्टिंग मुझे अच्छी भी लगती थी पहले, बिल्कुल बहुत अच्छी उनकी, वो बेबाकी से सवाल उठाया करते थे तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन अब वो ऐसे नहीं रहे, तो मुझे उन सबको देख के मुझे होता था कि यार जब ये सवाल कर सकते हैं तो हमें क्यों पीछे रहना चाहिए, हमें भी तो आगे आना चाहिए ना। तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं जाकर करूँ। और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर जैन से कहा, मैंने कहा अंकल मुझे दिल्ली आना है, मुझे जर्नलिज्म का करना है मुझे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ। अपनी बात की मैंने वालिद साहब से और सबसे, और मैं दिल्ली चला गया। और मुझे आज भी याद है वो चीज़ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक शेर कहा था, अच्छा, सर चढ़ा वो फूल जो चमन से निकल गया, बिल्कुल, इज्जत उसी को मिली जो वतन से निकल गया। बेशक। और वो मैंने बात अपने जहन में इतनी ज़्यादा उतार ली थी मैंने अपने दिमाग में कि मेरे वालिद साहब ने जो बात कही वाकई में बहुत ज़बरदस्त बात है। कि नॉर्मली होता है कई मरतबा कि हम कहीं जाते हैं तो, अब दूसरी बात कि ये भाई मैं डॉक्टर जैन के उससे जा रहा था, चैनल के मालिक थे, तो मुझे तो कोई परेशानी वहाँ होनी नहीं थी, जहन में तो ये होना था तो सब कुछ आसान होगा वहाँ पर। लेकिन जब वालिद साहब ने जब ये शेर मुझे कहा तो मुझे बड़ा हुआ। मैंने कहा यार बहुत ही सोचने वाली बात है कि वापस ऐसे नहीं आना है, कैसा भी कुछ भी होगा मैं वहाँ पर रह के कुछ सीख कर आऊँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं वहाँ पे गया, वहाँ पर मुझे उन्होंने अपने साथ में रखा, और कुछ वक्त तक उनको भी ये था कि जर्नलिज्म सहल तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीधी बात है उस टाइम पे दिल्ली के अंदर किसी चैनल में पत्रकारिता करना, बहुत पढ़ा लिखा होना, उस टाइम पे मैं तो 12th पास था, मैं तो 10th-12th का मेरा वो था सिर्फ, तो बड़ा उनको वो था कि सहल एंकर तो तुम नहीं बनोगे बेटा, एक काम करो तुम किसी टेक्निकल लाइन में या कैमरामैन में या किसी में चले जाओ। बाकायदा ये उनके अल्फाज थे। तो अपने किसी के साथ उन्होंने मुझे स्टूडियो भेजा और कहा कि सहल को ले जाओ, अपना ज़रा स्टूडियो दिखा कर लाओ। तो मैं गया वहाँ पर, सारी चीज़ें मैंने देखी, सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, सिस्टम सारा किस तरीके से चैनल काम करता है, एंकर का और बाहर साउंड्स का और सारा एडिटिंग वगैरह। फिर मैं जब घर गया तो मुझे पूछा उन्होंने, अच्छा बेटे बताओ क्या देखा तुम्हें, क्या बनना है। अब जब मैं वहाँ पर गया स्टूडियो के अंदर, तो वहाँ पर एक एंकरिंग कर रहा था एक लड़का था नौजवान, और एंकरिंग कर रहा था। मैं वहीं खड़े खड़े कम से कम आधा पौना घंटा मैंने उसको देखा। वो पहली बार था जब मैंने किसी एंकर को लाइव ऐसे देखा था, क्योंकि चैनल पे और वीडियोस में तो बहुत देखा था। तब मुझे जहन में आया, मैंने कहा नहीं मुझे अब एंकर ही बनना है। हालांकि अब दूसरी बात मेरे साथ में प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि गुजरात, यहाँ पर गुजरात में रहना, और गुजरात की हिंदी माशाल्लाह होती है, उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा वो रहती है। तो ये भी बड़ा वो था कि जैसे मैं बताऊँ, एक ऐसा वाक़या भी मेरे साथ में हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में हम देखते हैं अक्सर कि तुम कहना सबसे ज़्यादा इज्जत वाला अल्फाज होता है, तुमने कहा। हम तो अपने वालिद साहब को भी कहते हैं अब्बा तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो ना। तो वहाँ पर जब मैं गया तो एक बार मैं एंकरिंग की प्रैक्टिस करके जब बाहर निकला तो वहाँ के ब्यूरो चीफ थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और मुझे कहने लगे क्या कर रहे हो तुम यहाँ। नहीं, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो यहाँ। मैंने कहा सर तुमने ही तो कहा था प्रैक्टिस करने के लिए। तो एकदम गुस्से हो गए, वो बदतमीज़ लड़का। मैंने कहा सर तुमने कहा था ना सर, 2 दिन पहले तुमने कहा था। तो वो और ज़्यादा गुस्से हुए। अच्छा। तो मैं सोचने लगा पता नहीं क्या बात है। फिर कोई एक और सर तो उनसे कहा इस बदतमीज़ को बात करने की तमीज़ नहीं। तो मैंने बोला मैंने क्या किया, तुमने ही तो कहा। तो बोले नहीं आप बोलो, आप बोलो। तब जो मेरा पहला वो था सीखने का कि आप कोई वर्ड होता है। इसी तरीके से जैसे अपने गुजराती में होते हैं 33 को अपने 33 बोलते हैं, 44 को 44 बोलते हैं। एंकरिंग जब हम करते थे तो मुझे बाकायदा वहाँ पर हिंदी में से लिखना पड़ता था, 44, 44, 33 जो लिख के मुझे पढ़ना पड़ता था। तो वो भी एक बड़ा वो था। वो मुझे चाहते थे कि मैं इसमें किसी में चला जाऊं, लेकिन मैंने जहन में सोच के रखा कि नहीं मुझे पत्रकार बनना है। बराबर। उस टाइम पर हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो डॉक्टर जैन अंकल ने, जो हमारे चैनल के जो ग्रुप एडिटर थे दिलीप सिंह साहब थे, तो उनको बुलाया और कहा कि दिलीप ये लड़का है अहमदाबाद से और इसको आपके साथ न्यूज़ रूम में आप रखिए और देखिए इसमें कितना पोटेंशियल है, क्या है। बस वहीं पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, मैं खुद देखने लगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंकर क्या करता है, पत्रकार कैसे होते हैं, क्या करते हैं। तो मैं भी कुछ नहीं करता था। और मैं अक्सर यही बात मजहर भाई हर पत्रकार को मैं कहता हूँ,
जितने गुजरात के भी जितने नौजवान हैं, कि देखिए नॉलेज जो होता है वो आप किसी के पास में बैठेंगे वो नॉलेज आएगा, सही है, वो तो आएगा ही, लेकिन जो पत्रकार की ज़िंदगी होती है, मैं अपना बताता हूँ कि मैं 2007 में ऑफिस न्यूज़ रूम के अंदर जो राउंड टेबल हुआ करता था, वहाँ पर तकरीबन 12-14 अखबार आया करते थे, 7-8 हिंदी के अखबार थे, इंग्लिश के 4-5 द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया। कम से कम 2-2.5 घंटे बैठ के मैं सिर्फ अखबार पढ़ा करता था। अच्छा। सारे अखबार में पढ़ता था क्या क्या है, कैसा लिखा है, और कई बार फिर देखता था कि इसकी हेडलाइन इसने इसी बात को इसने इसमें कैसे लिखा है। तो ऐसे सीख सीख के मुझ में हुआ कि हाँ यार ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फिर मैंने हिंदी टाइपिंग सीखना वहाँ शुरू किया, और जो मेरी हिंदी वगैरह घर में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू का माहौल था तो बेहतर थी हिंदी, लेकिन चूंकि 33-34 कुछ चीज़ें ऐसी थी गुजराती जो हिंदी माहौल का जो बड़ा था गुजराती बीच में, बिल्कुल टच बिल्कुल। होता, तो वहाँ मुझे शुरू में झेलना पड़ा कुछ। मुझे कहा कि तुम्हारा गुजराती टच है, तुम एंकरिंग में नहीं चलोगे। तो मैंने कहा आप बिहार के हो, आपका बिहारी जो टच है, आप र ड ज स करते हो, उससे अच्छा तो मेरा गुजराती लगता है कम से कम, कि ऐसा तो वो नहीं रहता। तो ये भी एक वो इसमें वो आया था, तो में होती रहती थी हमेशा। लेकिन एंकरिंग का बड़ा इसमें ये रहा मजर भाई कि तब भी मुझे वो नहीं था। हमारे चैनल में कुछ लोगों को एंकर की ज़रूरत थी हमारे चैनल को, तो ऑडिशन के लिए कुछ लड़के लड़कियों को बुलाया होगा कि आप लोग ऑडिशन के लिए आइए। तो उनका ऑडिशन चल रहा था उस टाइम पे। वहाँ पर जैन टीवी अकेला ऐसा चैनल था जो उर्दू खबरनामा चलाता था, बराबर। उर्दू न्यूज़ चलाता था, आधे घंटे का न्यूज़ होता था बाकायदा। प्राइवेट चैनलों में वो एक ही चैनल था जो चलाता था उर्दू न्यूज़। तो उसका प्रोड्यूसर मुझे बनाया गया था। बराबर। पहले तो मैं बस वो नॉर्मली, क्योंकि न्यू कमर्स था, मैं बिल्कुल फ्रेशर था, तो हेडलाइन कैसे कटवाना, बैठना, विजुअल्स कैसे लगाना, बस वही सारे काम करता था मैं। फिर मैंने रिपोर्टिंग में जाना शुरू किया धीरे धीरे। रिपोर्टिंग फिर हम लोग अच्छी करने लगा था मैं। उसके बाद ऐसे ऑडिशन एक बार चल रहा था, तो ऐसे ही जो हमारे ग्रुप एडिटर थे वो ऑडिशन ले रहे थे। तो अब वो क्योंकि सब बाहर के जो लड़के आते हैं, प्रोफेशनल एंकर होते हैं लड़के लड़कियाँ साथ, तो बाकायदा सूट बूट मेकअप शेकअप सब किया हुआ था, सब ऑडिशन दे रहे थे। तो मैं खड़े होकर मैं देखने लगा, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि दोगे ऑडिशन दोगे? तो मैंने कहा नहीं सर। मुझे लगा ऐसे ही फिरकी ले रहे हैं सर। बोला ऑडिशन दोगे? मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि आओ ऑडिशन दे दो। मैंने कहा सर मेकअप वेकअप सब करना पड़ेगा, कोट वोट और सब। नहीं ऐसे जाके बैठ जाओ दो ऑडिशन। तो मैं ऐसे ही जाके मैंने ऑडिशन दे दिया। अब चूंकि मैं उर्दू का सारा संभाल रहा था, तो उर्दू ज़बान नहीं मेरा बिल्कुल वो था शुरू में। अब मुझे जो टीपी पढ़वाया गया, जो ऑडिशन लिया गया, वो हिंदी का ऑडिशन लिया गया। तो वो जैसे तैसे हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे कहा कि तुम आज 4:30 बजे का न्यूज़ तुम पढ़ोगे। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था। हालांकि उस टाइम में भी ये था कि एंकर बनना लोगों को बड़ा वो रहता था कि यार एंकर बने। जब आज इतना है तो उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो तब से मेरा एंकरिंग का शुरू हुआ। और उसमें भी ये था कि आप जब पहले एंकरिंग शुरू करते हैं तो आपको भाई आप सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग हो, आपके प्रोग्राम रिकॉर्ड करके फिर करें ताकि एडिट कर दें। मुझे कहा नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होगा, आपको लाइव प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो वो फिर मेरा शुरुआत जो उर्दू न्यूज़ से मेरी वहाँ डायरेक्ट की होगा। फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे फिर सारा शुरुआत हुई। तो कितने साल तक आपने एंकरिंग किया? उसमें भी मैंने पहले कम से कम 1-1.5 साल तक मैंने रिपोर्टिंग की। और 2008 से लेकर 2014 तक मैंने जैन टीवी के साथ जुड़े रहे। जैन टीवी के साथ नहीं मैंने किया, मैंने दूरदर्शन उर्दू के लिए भी मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर मैंने काम किया। अहमदाबाद में या दिल्ली में? नहीं दिल्ली में, मैं दिल्ली में ही रहता था, अहमदाबाद में नहीं रहता था। तो वहाँ मैंने काम किया अलग अलग चैनल्स में। और दूरदर्शन के लिए मैं फ्रीलांस किया करता था। अभी जो न्यूज़ 18 है वो पहले ईटीवी हुआ करता था, तो मैं ईटीवी के लिए भी काम करता था। ईटीवी पर एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे हरिशंकर व्यास, उनका बड़ा अच्छा प्रोग्राम सेंट्रल हॉल के नाम से उनका प्रोग्राम आया करता था, जिसमें सारे बड़े बड़े शाहनवाज हुसैन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वो सब उसमें गेस्ट हुआ करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी उर्दू का प्रोड्यूसर मैं था। वो प्रोग्राम 2 ज़बान में जाता था, हिंदी में भी जाता था, उर्दू में भी जाता था। तो उर्दू में भी उसका प्रोड्यूसर मैं था, उर्दू में उसका वॉइस ओवर सारा मैं किया करता था। तो वहाँ से फिर ज़्यादा मेरा वो रहा। ईटीवी के लिए भी काम किया, दूरदर्शन उर्दू के लिए भी काम किया, जैन टीवी के लिए भी काम किया, फिर न्यूज़ 18 के लिए किया। अच्छा, वहाँ पर जो आपने जिस तरीके से एज ए एंकर जो इंटरव्यूज़ लिए, उन्हें कई शख्सियतों के लिए, जिस तरीके से आपने बताया था लालू प्रसाद यादव वगैरह कई शख्सियतों के लिए, ऐसा कोई हादसा हुआ हो आपके साथ में कि इंटरव्यू लेने के बाद में आपके कुछ दबाव आया हो कि भाई इस चीज़ को नहीं चलाना है चैनल की जानिब से? नहीं, वहाँ ये अच्छा था कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो डॉक्टर जैन थे, इंतकाल हो गया उनका, वो कभी किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलाते थे। वो अपने ये आज के चैनल के मालिकों को सीखना चाहिए उनसे कि उन्होंने अपने पत्रकार रिपोर्टरों को, चाहे वो फ्रेशर क्यों ना हो, उसको पूरी लिबर्टी देते थे वो, कि किसी भी नेता का फ़ोन भी आ जाए तो वो खुद टैकल कर लेते थे। वो कभी किसी रिपोर्टर का किसी पर दबाव उन्होंने कभी आने नहीं दिया। जबकि मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज के चैनल के संपादकों को, जो हमारे चैनल के जो संपादक भी थे दिलीप सिंह, बड़े मुजाहिद आदमी थे वो, बड़े ज़बरदस्त, यानी वो कभी रिपोर्टर पर कभी आँच नहीं आने दी उन्होंने। वो जैसा होता भी था तो कभी बिल्कुल
प्रेशर में कोई रिपोर्टर, मैंने आज तक इतने टाइम मैंने वहाँ काम किया जैन टीवी में, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी रिपोर्टर पर ऐसा कोई प्रेशर आया हो। ये सब शुरू हुआ 2014 के बाद, अब ये सारी चीज़ें होने लग गई कि अब चैनल के जो पत्रकार और अब ये तमाम चीज़ें, अब जो जैन टीवी के जो पत्रकार थे वो निकल कर जहाँ गए तो वहाँ उनके बेचारों के बुरे हाल हो चुके हैं अब सारे। जो जैन टीवी में लिबर्टी उनको मिलती थी वो लिबर्टी उनको वहाँ नहीं मिलती अलग अलग चैनल्स में। ZUA से खास निकलने की वजह क्या रही होगी आपकी? नहीं, जैन टीवी के क्योंकि जैन टीवी 2014 के आसपास में वहाँ पे बहुत उसका, क्योंकि जब सरकार चेंज हुई, हालांकि जैसे मैंने कहा कि वो भाजपा के नेता थे, बीजेपी के सांसद भी रहे, बिल्कुल, लेकिन चूंकि वाजपेयी के टाइम में भी वो पत्रकार बड़े, डॉक्टर जैन जो अंकल थे, डॉक्टर जैन अंकल बड़े अच्छे, उनका ये था कि उन्होंने तो धीरूभाई अंबानी से लोहा ले लिया था। उन्होंने अपने न्यूज़ में एक बार खबर चलाई थी, कुछ अंबानी के रिलायंस के कुछ पेट्रोल टैंक का कुछ मामला गड़बड़ी का उन्होंने खबर चलाई थी। उस दौर में अंबानी ने उन पर 4,000 करोड़ का दावा ठोक दिया था। अच्छा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने वो बेबाक पत्रकारिता, निडर पत्रकारिता, डॉक्टर जैन अंकल के पास से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यानी आप अपने गुरु जो हैं, बिल्कुल, मैं उनको मानता हूँ। दिलीप सिंह जो हमारे जो ग्रुप एडिटर थे, वो बड़े लीडर बंदे थे। वो किसी से भी भीड़ जाना, कोई भी नेता क्यों ना, मुझे याद है कि साहिब सिंह वर्मा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और जब सत्ता परिवर्तन होने का जब वक्त आया, इलेक्शन का वक्त आया, तो सारे चैनल वाजपेयी जी के लिए भी कहा कर, शाइनिंग इंडिया का जो प्रोग्राम था, शाइनिंग इंडिया जो उनका होता, तब सारे चैनल दिखा रहे थे वाजपेयी बैक करेंगे, वहाँ पे वाजपेयी बैक करेंगे, एनडीए की सरकार आएगी दोबारा। उस टाइम पे स्टूडियो में जो हमारे ग्रुप एडिटर थे दिलीप सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं, वाजपेयी बैक नहीं करेंगे। तो जो साहिब सिंह वर्मा थे बीजेपी के, वो गुस्से हो गए उनके ऊपर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप वो उनसे भिड़ गए थे डिबेट। अच्छा, ऐसा यही होगा बोले, देखिए। तो वो चीज़ें हमने देखी, आज हमें वो चीज़ें नहीं नज़र आती है। आज हम देखते हैं कि जो एंकर होते हैं वो डायरेक्ट, यानी वो पहले से ऐसा लगता है कि अपना पूरा मुकुट उतार के उन्होंने रख दिया है, जो बीजेपी का स्पोक पर्सन जो है उसके कदमों में, कि साहब माए बाप आप ही, आप जो कहेंगे वो हमें मंजूर है। तो यही चीज़ों से मीडिया की बिल्कुल भद पिट चुकी है अब। अच्छा, अहमदाबाद में आपका आना कब से हुआ? अहमदाबाद में 2016 में आ गया था। 2016 में। अच्छा, अहमदाबाद में आने के बाद जिस तरीके से आप एक वेब चैनल से जुड़े? जी नहीं, मैं अहमदाबाद में आने का न्यूज़ 18 में जॉब करता था। अच्छा, यहाँ पर अगर न्यूज़ 18, हाँ, अच्छा, न्यूज़ 18 में कितने 2016 से 2019 तक मैंने वहाँ काम किया वहाँ पर जी। और उसके छोड़ने की भी वजह भी शायद बस वो, क्योंकि मीडिया नहीं रहा था, मुझे मीडिया में रहना था। मैं अपने आप को सोचता था कि मैं अच्छा पत्रकार बनूं, लेकिन मैं वो गोदी मीडिया नहीं, गोद में जाकर बैठना नहीं चाहता था मैं इसलिए किसी के, तो इसलिए मैंने सोचा अपना रास्ता अलग कर लेना ही बेहतर है। तो इसीलिए आपने वेब चैनल जो है जी, उसको अपनी छोटी सी सियासत बना के। नहीं, सियासत तो क्या, मैंने सियासत तो नहीं बनाई, बस मुझे ये रहता था कि पत्रकार जो होना चाहिए उसको, क्योंकि मैं इस बात को शुरू से मानता हूँ कि जो पत्रकार होता है वो आईना दिखाने का काम उसको करना चाहिए, सरकार को, सत्ता पक्ष को। उसको जो सरकार की, जो सत्ता पक्ष की जो नाकामियां हैं वो सरकार को भी दिखानी चाहिए और जनता को भी दिखानी चाहिए। कहीं भी कोई लूफोल रहता है, बताना चाहिए कि आपकी ये गलती, ये चीज़ें हैं। दूसरा, मीडिया का काम ये है कि भाई अगर कोई मजलूम है, किसी के साथ में कुछ हो रहा है, तो आप उस जगह पर बैठें, आप मीडिया, आपके पास में ताकत है। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने पर्सनल इस चीज़ को मैं वो करता था कि हमने बहुत सुना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो मैसेंजर, उनको मैसेंजर कहा जाता था। मैसेंजर का मतलब क्या होता है? आप संदेश देना, वहाँ पहुँचाना, लोगों तक पहुँचाना। तो मैं सोचता था कि मीडिया का भी तो काम यही है ना, कि जो हमारे आका ने हमें जो रास्ता बताया है, तो मीडिया भी तो एक तरह से मैसेंजर ही है ना, उसको अपनी बातों को पहुँचाना, अपनी चीज़ों को करना। तो मैं मीडिया को जो है उस लिहाज से भी देखना चाहता हूँ कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता मुझे बताया कि आपको मजलूमों के लिए खड़ा रहना है, मजलूमों की आवाज़ को उठाना है, तो मैं तो उसी में। दूसरा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बातें बताई थी कि भाई आप किसी को दुश्मन बनाओ, उससे अच्छा है कि आप किसी को अपना दोस्त बनाओ, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों नहीं हो। तो मैं उसी चीज़ में मानता हूँ कि आप बेबाकी से अपनी बात आप करिए। और रही बात अच्छाई की, बुराई की, आपकी कमी निकालने की, तो ये तो दुनिया की फितरत रही है। जब लोगों ने सहाबाओं को उनको नहीं छोड़ा तो सहल कुरैशी क्या चीज़ है उनके।